गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि अभी बच्चों के साथ तो हम बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। पर पढ़ाई करने से पहले मुझे लगी थोड़ी भूख, पर मुझे आज का मील करना है स्कीप रोटी डाइट के हिसाब से। कल मैंने पिज़्ज़ा खाया था, पिज़्ज़ा खाने के लिए मेरे मैदे को पचने के लिए कम से कम 6 घंटे लगते हैं। तो उस हिसाब से मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्कीप कर लिया था और दिन का सिर्फ लंच लिया था। तो पर फिर भी जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करा है, दिन में दाल चावल खाए हैं, उसको सही से डाइजेस्ट होने के लिए मुझे रात का मील स्किप करना पड़ेगा। लाती है जो अनहेल्दी है। मैं सोची थी सूप लाऊँ क्योंकि विंटर्स का मौसम है तो सूप सही रहता है, पर सूप लाना सही नहीं क्योंकि उसमें वो होता है। मैंने सोचा अभी चलते हैं अपने लिए नमकीन लेकर के आते हैं और टॉफ़ी वगैरह ले आती हूँ, ताकि जब लगे कि कुछ खाना है उस समय अच्छी चीज़ें खा करके अपने आप को थोड़ा सा खाने से डिस्ट्रैक्ट करें। तो चलते हैं फटाफट, उसके बाद पढ़ाई करने में। Amazing! सो गाइस, हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम स्टार्ट है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमने कर लिया था। ये सिंपल था। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि इसको लर्न कैसे करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी के 3 तरीकों से मापा जा सकता है। किन तरीकों से ना, 3 तरीकों से मापा जा सकता है। ये वाला मैं लास्ट में याद कर लूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन थोड़ा सेम टू सेम है, तो उसे याद कर लेंगे। तो हमने फिर उसके बाद नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट करा था। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं? यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, यानी कि पूरे एक वर्ष के दौरान, यानी कि दौरान शब्द को बार बार रिपीट करेंगे तो याद रहेगा कि दौरान आएगा यहाँ पे। उत्पादित वस्तुओं, यानी कि एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हैं प्लस सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि इसको बोलेंगे नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासों, चाहे घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा यानी कि देश के अंदर, या फिर विदेशों में उत्पादन या सेवाएं, यानी कि विदेशों में यानी कि बाहर देश में उत्पादन सेवाएं प्रदान करें तो उसे भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? देश के समान निवासियों द्वारा, चाहे देश के समान निवासियों चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में भी उत्पादन करो। यानी कि राष्ट्रीय आय में क्या होता है? देश के अंदर और एक होता है देश के बाहर। इन दोनों जगहों में देश के निवासियों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है और या फिर सेवाएं दी जा रही है उसे राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। ठीक है। फिर मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तुएं मतलब वो, जैसे कि आपने गन्ना उगाया, फिर गन्ने को क्या किया? दुकान वाले को दिया, फैक्ट्री वाले को दिया कि उसको चीनी में कन्वर्ट करे, और फिर उसको किसको दिया? शॉपकीपर को दिया। तो हम सिर्फ तीसरे वाले को काउंट करते हैं, सेकंड वाले काउंट नहीं करते। यानी कि जो फैक्ट्री में गया हमें उसे काउंट नहीं करना, हमें सीधा लास्ट वाला काउंट करना है। फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, सीधा लास्ट वाला काउंट। यानी कि जो शॉपकीपर ने बेचा, यानी कि चीनी का मूल्य पहले 50 रुपये था, फिर यहाँ पे आकर के 40 रुपये हुआ, फिर यहाँ पे आकर के उसे 20 रुपये करके बेच दिया गया मैकेटों के साथ। तो 20 रुपये जो चीनी का मूल्य है वो है कि वो क्या है? वो हम राष्ट्रीय आय में ऐड करेंगे, ना कि ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा की जाती है। भारत सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, यानी कि जो सीएसओ वो क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसकी स्थापना हुई थी मई 1951 में नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े हम किस उस पर करते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया। सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किन 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा? ये तो बिना देखे इंसान याद कर लेगा। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टेरिटरी सेक्टर। ठीक है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों के हिसाब से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। यानी कि इस राष्ट्रीय आय की गणना हमें कैसे मिलेगी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को राष्ट्रीय आय की गणना वो कैसे करेगा? इन 3 क्षेत्रों को स्टडी करेगा। ठीक है। 3 क्षेत्र हमें पता है। पहला वो कच्चे माल वाला, दूसरा जो फैक्ट्री में चला जाता है, तीसरा जो हमें शॉपकीपर वगैरह से मिलता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले वीडियो में क्लियर कर लिया था अपना, और ये हो गया था हमारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, ये जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी, ये हमने कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि नेशनल इनकम की गणना कैसे की जाती है, हमें वो सीखना है। तो नेशनल इनकम की गणना करने के लिए सबसे पहले हम 3 चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। पहले आता है उत्पादन विधि, दूसरा आता है आय विधि, तीसरा आता है आय विधि के बाद व्यय विधि।
उत्पादन विधि यानी कि जो टोटल अमाउंट जो भी टोटल उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। आय विधि यानी कि इसका आय से रिलेटेड हो जाए, आय यानी कि इनकम से रिलेशन होगा। व्यय यानी कि जो खर्च किया जा रहा है उससे रिलेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम उत्पादन विधि को याद करते हैं। इसमें 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन, इसमें भी क्या आएगा 1 वर्ष। तो मेरे पास रफ रजिस्टर के लिए मैंने ये करा रहता है कि जो मेरे भरे हुए पुराने रजिस्टर होते हैं उसमें से ही जो खाली जगह होती है उसको मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बिना फिगर बनाए याद नहीं, तो फिगर बना के याद करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो उसमें 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समग्र अंतिम वस्तु यानी कि पूरा 1 साल, 1 वर्ष की अवधि, पहले वाले में दौरान, इसमें क्या आएगा 1 वर्ष की अवधि, 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समग्र अंतिम वस्तु। इसमें में लगाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके अंदर में हो गया यानी कि इसके अंदर आएगा। और अवधि में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समग्र अंतिम वस्तुएं क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि लास्ट वाले अमाउंट को करेंगे इसमें, ठीक है। अंतिम वस्तुओं प्लस सेवाओं के बराबर मूल्य की गणना की जाती है। किसी गणना की जाती है इसमें अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की गणना की जाती है, ठीक है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों, अब इसके लिए इसकी गणना करने के लिए क्या करा जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा को बाजार कीमत से गुणा करेंगे। अब अगर मुझे इसकी गणना करनी है यानी कि मुझे कोई भी कैलकुलेशन करनी है, क्या करनी है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे बोला जाए कि ये एक पेटी है, ठीक है, एक पेटी है, इसमें कितने सेब रखे हैं, 10 सेब रखे, ठीक है। कितने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेब इसमें रखे हुए। और बोला जाए कि मुझे इनका टोटल अमाउंट बताना है, तो पहले मुझे क्या बताया गया कि एक सेब की वैल्यू 5 रुपये है, 10 सेबों की वैल्यू कितनी होगी, तो उसे निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, उत्पादन की मात्रा यानी कि जो भी उत्पादन किया गया उसकी मात्रा कितनी है 10, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको गुणा करना, मल्टीप्लाई को हिंदी में बोलते हैं गुणा, किससे गुणा करना पड़ेगा, उसे हमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और प्राइस को हम क्या लिखते हैं, मार्केट प्राइस। राष्ट्रीय आय इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा को बाजार कीमत से गुणा करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं, अब हमारा यहाँ पे तो 10 सेब रखे हुए हैं, एक सेब की वैल्यू है 5 रुपये, तो 10 × 5 कितना आ गया हमारा 50। तो इसके लिए हम 50 निकालना है हमें, उत्पादन विधि में क्या करना होता है 50 निकालना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम कीमत को क्या बोलेंगे, बाजार कीमत, उत्पादन की मात्रा को क्या बोलेंगे, उत्पादन की मात्रा, यानी कि जितनी भी उत्पादन की मात्रा 1 वर्ष के अंदर की जा रही है उसको, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है। इसमें 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समग्र अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा को बाजार कीमत से गुणा करते हैं। ये है हमारी उत्पादन विधि, ठीक है। ये मेरे अपने कॉन्सेप्ट है कि जो मैं पर्सनली कैसे लर्न करती हूँ, और ये बोलिए कि आप ऐसे ही इसको समझिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि अगर मुझे हमें पूरे देश की राष्ट्रीय आय निकालनी, तो ये रफ फिगर है नक्शा बनाने के देश का। वैसे रफ फिगर अगर आपको बनानी है, आपको पूरा नक्शा बनाना नहीं आते, तो आप ऐसे काइट टाइप का बना सकते हैं यहाँ पे, ताकि आप नॉर्थ साउथ मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से फटाफट लर्न कर सकें। तो 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समग्र अंतिम, अच्छा ये तो मिला था हमारा राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए। अब नेशनल इनकम निकालनी है, पूरे देश की इनकम, तो क्या करना पड़ेगा, तीनों क्षेत्रों के उत्पादन को इसे क्या करा गया, नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 3, पहला और दूसरा और तीसरा। सिंपल सी बात है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर फिर वही बात आ गई यहाँ पर, फिर तीनों क्षेत्रों के हुए उत्पादन वृद्धि गणना करके जीएनपी याद करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन की जो वृद्धि की गणना करके क्या करा जाता है, जीएनपी याद करें। जीएनपी क्या होता है, हमारी राष्ट्रीय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी क्या है, हमारा राष्ट्रीय आय है। इसके पश्चात राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए मूल्यह्रास घटाते हैं। राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। यानी कि माना मैंने अपने घर में क्या करा, सेब लेकर के आए हम, ठीक है। कितने रुपए के सेब लेकर के आए हम, सॉरी अलग लगाएंगे इसमें, ठीक है। हमने एक घर बनाया था, ठीक है। उस घर को लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए लगे हमें उस घर को बनाने के लिए। अब इस घर को बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए लेके बन गया, हमने यूज़ किया, अच्छे से चल रहा है। अब इसको हमने चढ़ा दिया रेंट पे, ठीक है। इसका हर महीने रेंट आता, हर साल इसका रेंट आता है, माना 1 लाख रुपये, हर 1 लाख रुपये इसका डेली हर साल रेंट आ रहा है। तो अब रेंट तो आ रहा है, तो जो इसका घिसावट में लग रहा है इसका, यानी कि कभी इसमें टूट फूट हो जा रही है, कभी बाथरूम दोबारा बनवाना है, कभी पेंट दोबारा करवाना है, इन सारे खर्चों को हमें क्या करना पड़ेगा, डेली के हर महीने के रेंट से माइनस करना पड़ेगा। 1 लाख रुपये रेंट आया पूरे घर से, और इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि क्या माइनस करा जाएगा, इसमें से जो भी इस पर खर्चा आया उसको माइनस करा। माना 1 लाख था, उसमें से हमने माइनस कर दिया 50,000 कि इतना खर्चा इस घर पे लग गया, तो हमारी इनकम कितनी बनी, 50,000। यानी कि जो 1 साल में इस घर से हमें इनकम मिल रही है उसमें 50,000 है, ना कि 1 लाख। तो इसलिए इसके पश्चात राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए मूल्यह्रास को घटाते हैं।
यानी कि सावधानी क्या रखनी है, दोहरी गणना नहीं होनी। दोहरी गणना यानी कि एक ही चीज़ को बार बार काउंट नहीं करना चाहिए। अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होना चाहिए, यानी कि जितनी भी अंतिम वस्तु है उनका मूल्य शामिल होना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, मूल्य संवर्धन विधि। दोहरी गणना के बारे में बता रखा है, दोहरी गणना हमें पता है क्या होता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा आय। सेकंड पॉइंट है आय विधि। इस विधि में उत्पादन की मात्रा, इस विधि में साधनों को मिलने वाले पारिश्रमिक लगान को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात होता है। राष्ट्रीय आय इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, उत्पादन के साधनों को मिलने वाले। अब क्या बनाना है हमने, पहले ये क्या है, उत्पादन के साधन है। अब इन्हें मिलने वाले पारिश्रमिक, क्या पारिश्रमिक जो पूरा खर्चा देता है, पारिश्रमिक प्लस लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि उत्पादन के साधनों को मिलने वाले, यानी कि उत्पादन के जो साधन होता है उनको माना जितनी इनकम मिलेगी, इसके लिए ये यूज़ क्यों किया गया लगान, ब्याज, ये भी एक इनकम है। ये भी हमारी क्या होती है, एक इनकम जनरेट होती है। किसी भी चीज़ पे ब्याज लेने से, मजदूरी लेने से लाभ हमारा जाता है। तो इस विधि में उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, मजदूरी को जोड़कर क्या करा जाए, राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। यह विभिन्न साधनों को प्राप्त आय का जोड़ होती है। यह क्या होती है, विभिन्न साधनों को, यानी कि जितने भी साधन है, माना मेरे पास एक है बाइक, एक है होम और एक है मेरा रेस्टोरेंट, ठीक है। इन तीन साधनों से मिलने वाली जो मेरी इनकम है, प्राप्त आय को मेरे को क्या करना है, जोड़ना। माना मैंने एक बाइक ली, मैंने एक कार ली, मैंने उस कार को उस पर चला दिया, मैंने किसी को गाड़ी चलाने के लिए दे दी, और फिर मैंने एक होम लिया, उसको रेंट पे दे दिया, और मेरा रेस्टोरेंट है उससे भी आता है। तो इन तीनों के इसको आय विधि के थ्रू कैसे करा जाएगा, आय विधि है ना, तो कार से 2 लाख रुपए, इससे 1 लाख रुपए, इससे 4 लाख रुपए, तो 2, 4, 5, 6, 7 लाख रुपए मेरी आय हो गई। इसे क्या बोलते हैं, आय विधि। तो यह है विभिन्न साधनों को, यानी कि विभिन्न जैसे कि 1, 2, 3 विभिन्न, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विभिन्न साधनों को प्राप्त करने की प्राप्त आय का जोड़ होती है, ठीक है। इसके चरण है कर्मचारी की क्षतिपूर्ति। आय विधि के कुछ चरण होते हैं, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, मजदूरी, वेतन, यानी कि कर्मचारियों को जो मजदूरी दी जाती है इसकी, ठीक है। परिचालन, अतिरिक्त ब्याज, लगान वगैरह दिया जाता है। मिश्रित आय, इन सभी को जोड़कर NDPFC ज्ञात करते हैं। किन्हें जोड़ा जाता है, अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 चीज़ों को जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, 3 चीज़ों को। पहला होगा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, मजदूरी प्लस वेतन प्लस परिचालन अतिरिक्त प्लस परिचालन अतिरिक्त प्लस ठीक है। किन चीज़ों को जोड़ा जाता है, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, परिचालन अतिरिक्त और मिश्रित आय प्लस, इन तीनों को प्लस करके हमें। अब इसमें क्या सावधानी रखनी होती है, स्वरोजगार की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। स्वरोजगार की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। स्वयं के मकान में रहने का किराया, इसे इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगर हम अपने मकान में रह रहे हैं उसे किराया देते हैं, इसमें शामिल नहीं किया जाता। स्वयं के मकान में रहने का किराया शामिल नहीं किया जाता। स्वउपभोग के उत्पादन का मूल्य, अवैधानिक आय को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि गलत तरीके से, यानी कि अवैधानिक तरीके से जो आय प्राप्त है शामिल नहीं किया जाता है। और नगद मजदूरी के साथ वस्तु सेवा के रूप में दी गई सुविधाएं शामिल है, जैसे कि निःशुल्क आवास, इन सब चीज़। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आ गया इस विधि में, एक वर्ष की अवधि में। 1 वर्ष की अवधि मतलब हमेशा याद रखना, हमेशा 1 साल का होता है। 1 वर्ष की अवधि में होने वाले विभिन्न व्यय, यानी कि जितने भी व्यय हैं उसे जोड़कर क्या करें, राज्य यानी सूची करना चाहिए। कैसे, विभिन्न व्ययों को, जैसे कि माना मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट में खर्चा करा, यहाँ घर में खर्चा करा और यहाँ पे ये खर्चा करा, इन तीनों खर्चों को प्लस करके जो आएगा वो हमारी राष्ट्रीय आय होगी, ठीक है। इसके घटक क्या है, निजी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात व्यय। अब व्यय विधि के घटक कितने घटक होते हैं, 3। पहला निजी उपभोग व्यय, इसमें क्या आएगा, निजी। दूसरा निवेश में जो व्यय करा गया हो, निवेश व्यय। तीसरा है सरकारी व्यय, और चौथा आ जाता है शुद्ध निर्यात व्यय। निजी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात व्यय। निजी उपभोग व्यय किसे बोलते हैं, व्यक्तियों, परिवारों या किसी भी अन्य टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तुओं पर या सेवाओं पर व्यय किया जाता है, उसे निजी व्यय, पर्सनल हो जो, ठीक है, हमारे परिवार, व्यक्ति या किसी भी सेवा पर जो हमने व्यय करा हुआ है उसे हम निजी व्यय बोलेंगे। निवेश व्यय यानी कि इसमें उत्पादन के लिए किए जाने वाला खर्च है। निवेश के से पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है। अब आता है निवेश 4 प्रकार का होता है। व्यावसायिक स्थिर निवेश, माल के भंडारों में निवेश, यानी कि निवेश भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, माल के भंडारों पर निवेश, यानी कि माल के भंडारों पर निवेश किया, यानी कि माल के भंडार ले लिए 4 बार। व्यावसायिक निवेश किया, व्यवसाय में निवेश किया। गृह निर्माण में निवेश, सरकारी निवेश, 4 निवेश आ गए। सरकारी व्यय, सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय, शिक्षा, प्रतिरक्षा, कानून वगैरह, इन सब चीज़ों पर हस्तांतरण, भुगतान, ये सब है। और शुद्ध निर्यात व्यय, निर्यात माइनस आयात में से जो होता है उसके अंतर को हम शुद्ध निर्यात व्यय। तो ये टॉपिक था हमारा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का, ठीक है।
ठीक है, अभी हमने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करा था, अब नेशनल इनकम एग्रीगेट है, राष्ट्रीय आय समग्र। इसमें जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, ये 4 टॉपिक्स हमने कंप्लीट करने हैं। ये थोड़े से लंबे हैं। इसके बाद रियल इनकम किसे बोलते हैं, ये है। और 7 क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें वैसे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चैप्टर वाइज ही होगा इसमें। ये चैप्टर कहाँ पे खत्म होगा, उपभोग फलन इक्विलिब्रियम, संभावित जीडीपी 5, 8, 7, एटोनमस एक्सपेंडिचर, फिर चैप्टर, यानी काफ़ी लंबा चैप्टर है। इसे करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।